मैं देख के आया हूँ बॉलीवुड बेरोज़गार पहलवान योजना का भाग 10 यानी कि फास्ट एक्स। और मैंने असल में फास्ट एंड फ्यूरियस 6 के बाद 6 में था ना वो मिथुन चक्रवर्ती टाइप स्टंट के, वो एक बिल्डिंग से कार तोड़ के दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तोड़ के तीसरी बिल्डिंग। जब वो वाली फिल्म मैंने देखी थी मैंने तभी फैसला कर दिया था कि पब्लिक मुझे गंवार और दुनिया से कटावा बोले तो बोले, अब ये इस पिक्चर पे पैसे बर्बाद नहीं करने। अब पता नहीं कौन से अकेलेपन के जोश में या कौन से हालातों के प्रेशर में मैं इस फिल्म को देखने चला गया। तो इस फिल्म को देख के वो जो मेरा फ़ैसला था कि ये सीरीज़ देखने के लायक नहीं है, थिएटर में भी नहीं घुसना चाहिए, मुझे ये पक्का हो गया कि वो फ़ैसला सही था। 400 रुपये की मैंने टिकट ली, मेरी शक्ल देख लीजिए आप ध्यान से, 400 रुपया बर्बाद किया मैंने इस फिल्म पे। बिल्कुल वो स्कैम में फंसने वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, यही कह सकता हूँ कि इस फिल्म में इतनी ही सेंस है जितने आपको एग्जिबिट 1 और एग्जिबिट 2 के सर पे आपको बाल दिखाई दे रहे होंगे, उतनी इस फिल्म में सेंस है। ये मेरी इस फिल्म के बारे में सिंपल स्ट्रेट ओपिनियन है। भैया फिल्म की कहानी बस इतनी सी है कि जैसे हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि बाप का बदला तो सिर्फ हीरो ले सकता है। हॉलीवुड के डायरेक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं भाई, विलन भी अपने बाप का बदला ले सकता है, चाहे उसका बाप कितना भी चंडाल रहा हो। तो ये आया है कोई चलता फिरता पहाड़, इसके बाप को, इसका नाम है दांते, इसके बाप को इन लोगों ने उसकी कुछ तिजोरी बिजोरी लूट ली थी या क्या किया था। इनका काम ही यही है, पिछली 8-10 सीरीज़ से आधी दुनिया की इन्होंने कारें, तिजोरियाँ, पता नहीं क्या क्या लूटा हुआ है। और डायरेक्टर ऐसे दिखाता है कि शरीफों का ख़ानदान है। तो इसके खिलाफ़ कोई आ गया, कोई दूसरा, कि भाई तुमने मेरा बाप तुम्हारी वजह से गया, अब मैं ये जो तुम्हारा ख़ानदान है इसको मैं उड़ाऊँगा। तो वो ये जो डोम का, ये जो हमारे हैदराबाद में मिलता है ना, जी पुल्ला रेड्डी असॉर्टेड स्वीट बॉक्स, उसमें मतलब चमचम भी होगा, बालूशाही भी होगी, मिल्क केक भी होगा, कलाकंद भी होगा, चंद्रकला भी होगी, ऐसे मतलब हर एक जितनी भी प्रचलित प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं उनका एक एक पीस मिल जाएगा। तो एक तो ये जो डोम का ख़ानदान है ना, ये उसी जी पुल्ला रेड्डी असॉर्टेड स्वीट बॉक्स के जैसा ख़ानदान है। इसमें अफ्रीकन अमेरिकन भी है, इसमें चाइनीज़ जापानीज़ भी है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं मानवों की, वो सब डोम के ख़ानदान में हैं। मतलब क्या कमाल किया था इनके पिताजी दद्दू ने इस टाइप का असॉर्टेड ख़ानदान। मतलब चलो छोड़ो, वहाँ नहीं जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तो फिर ये जो विलन है ना, ये इस असॉर्टेड ख़ानदान के पीछे पड़ जाता है, आधों को रोम में फंसा देता है, और फिर कभी बच्चा किडनैप कर लेता है, बीवी को अंटार्कटिक में कैद करवा देता है। मतलब भाई क्या विलन है यार, इतने रिसोर्सेज तो मतलब जो बाइडन के पास नहीं है यार जितना इसके पास है। तो ये उस टाइप का एक विलन है जो पीछे पड़ा इनके, और नेचुरली कैसे अपने डोम राजा जीतते हैं और इस विलन को सबक सिखा देते हैं। सबक भी क्या सिखाते हैं, बहुत ही अजीब सा एंड है, उस पर बाद में आऊँगा। तो ये उसमें ये है कि एक मतलब स्पॉइलर हो तो हो, भाड़ में जाओ, मेरे 400 रुपये गए, मैं तो बर्बाद करूँ सबको। तो एंड में वो गया, एक प्लेन जिसमें बैठे हैं उसमें प्लेन टकरा गया पहाड़ से, और उसने एक पूरा वो डैम तोड़ दिया है विलन ने, जिसमें शायद ये डोम और उसका बेटा डूबे हैं या तैरे हैं, मुझे नहीं मालूम। वो ओपन एंड छोड़ा है डायरेक्टर ने। बीवी अंटार्कटिक की जेल से अपनी शुद्ध हिंदी में जैसे बोलते हैं सौत या जो भी, उसके साथ बाहर आ जाती है। और अब ये सारा खुला एंड बच गया। विलन का भी क्या हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो बीच बीच में झपकियाँ भी ले रहा था इस एनर्जी सैपिंग मूवी में से। तो मतलब कुछ इस टाइप का है। तो मतलब डायरेक्टर साहब ने नंबर 11 के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है, हे भगवान। ये उस टाइप की कहानी है। मतलब एंड में हुआ क्या इतनी मार काट के बाद, वही समझ में नहीं आया। और वो आ गए वो एक और चलता फिरता गंजा पहाड़ रॉक, वो भी आ गया एंड में, कि अब 11वीं में वो भी आएगा। ये कहानी है, जितनी समझ में आई समझ लो, जितना मैं बड़बड़ा पाया उतनी कहानी है। स्क्रीन प्ले यार, कसम से यार, ये हॉलीवुड वाले मुझे बोल रहे यार ऐसे स्क्रीन प्ले तो मैं लिख दूंगा यार। स्क्रीन प्ले क्या है, तो कट पेस्ट करना है। मतलब 10-12 एक्टर ले लिए, सबके सब मतलब एक से एक महान एक्टर,
या मतलब ऊंची ब्रांडिंग वाले एक्टर, क्योंकि इसमें वो जो वंडर वुमन का रोल करती है वो भी है, जो कैप्टन मार्वल का रोल करती है वो भी है, ये अपना वो भी है जॉन सेना वो पहलवान वो भी है। मेरे को लगता है वो जॉन से राइमिंग वाला जो एक दूसरा बहुत फेमस जॉनी है ना, पता लगा वो भी आ गया किसी दिन पर। चलो छोड़ो, स्क्रीन प्ले में मतलब क्या है ना कि चल भाई अब तेरे 15 मिनट, चल भाई अब तेरे 15 मिनट, चल भाई अब तेरे 15 मिनट, ऐसे तो रील जोड़ जोड़ के तो स्क्रीन प्ले लिखा है यार। और उसमें है क्या कि कभी भैया विलन ने एक बड़ा सा बम का गोला जो मतलब वो ट्रक में रख के ले जा रहा है रोम में, वो छोड़ दिया कि ये वेटिकन पे फटेगा तो वेटिकन उड़ जाएगा तो दुनिया भर में इसका हंगामा फैलेगा। तो ये उस बम को, जैसे वो हॉकी प्लेयर नहीं स्टिक से ड्रिबल कर कर के बॉल भगाते हैं, तो इसको कारों से टक्कर मार मार के ना इतना भारी बम, वो मतलब कार वाले बच बच के निकले उससे, उसको एक साइड से डैश डूश मार के ले जा रहे हैं। फाइनली बम आ गया नदी पे। तो अब नदी पे क्या, बिल्कुल वो टॉम एंड जेरी की तरह। तो भाई ने कार उड़ाई, पुल पे से बम जा रहा है, भाई ने इधर से कार उड़ाई, एक कंस्ट्रक्शन क्रेन है, कंस्ट्रक्शन क्रेन को साइड में टक्कर मारी टंग, फिर वो ट्रेन क्रेन ऐसे कंस्ट्रक्शन क्रेन ना हुई साला, वो नुमाइश का झूला हो गया, वो ऐसे गोल घूम के उसने मारा चलते हुए बम को, डैश टंग, बम जाके गिर गया नदी में और शहर बच गया। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई, वो किसी का भाई किसी की जान के स्क्रिप्ट राइटर से माफ़ी मांगने का मन हो रहा है। वो जो भाई ने टी शर्ट फेंक के हवा में पहन के कूद लिए थे, वो तो लॉजिकल सीन था यार। उसके बाद हाँ, इनको पता चला है पक्का कि इंडिया में पठान हिट हुई है, और पठान का जो सबसे बड़ा सीन फेमस हुआ है वो जो रस्सी से जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर घसीटे थे। तो उन्होंने कहा उसने रस्सी से घसीटे, हमारी तो फिल्म का जॉन अब्राहम होती है कार। तो इन्होंने कार से, भाई साहब एक स्टंट सीन है, मतलब ये स्क्रीन प्ले के महान नगीने बता रहा हूँ। कार जा रही है, कार में फंसा दिए 2 हेलीकॉप्टरों ने अपने वो लोहे के तार वाले कांटे। भाई डोम राजा कूदे कार को लेके कूदे साइड की सड़क पे, हेलीकॉप्टर भी घिसट गए उनके साथ, हेलीकॉप्टर टकरा गए आपस में, डोम राजा ने तार छुटाए, कार लेके चले गए। यही चीज़ मिथुन करे तो तुम 40 रुपये न दो उस बेचारे को, मैं 400 रुपये देके आ गया। तो ये स्क्रीन प्ले की महानता है। मैंने 400 रुपये दिए इस फिल्म को, 400 रुपये में। गोवा में 28 रुपये किलो तरबूज का रेट है गोवा में, यानी मैं 400 रुपये में लगभग 12 किलो तरबूज, गुरु 8 दिन का तरबूज आता मेरा। चलो कोई बात नहीं है, स्क्रीन प्ले इज़ डेडिकेटेड टू 1 दर्जन तरबूजेस ऑफ गोवा। परफॉर्मेंसेस, इस फिल्म में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर चलाने वाले भैया की। उन्होंने टाइम पे फिल्म चलाई, बिल्कुल भी लेट नहीं की कि और नींद आए और आदमी तड़पे। बिल्कुल उस टाइम पे जब गोवा की पुलिस बुलाने का मन कर रहा था मेरा, उसी टाइम पे उन्होंने कहा नहीं चाचा रुको, इंटरवल जाओ, 12 बार घुमाओ खुली हवा में, बड़बड़ा लो, 12 मिनट का इंटरवल होता है, और बिल्कुल सही टाइम पे उन्होंने फिल्म बंद कर दी। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म की बेस्ट परफॉर्मेंस है आईनॉक्स गोवा के प्रोजेक्टरार साहब का। उन्होंने सही टाइम पे फिल्म चलाई, बिल्कुल सही टाइम पे प्रोजेक्टर रोक दिया, उन्होंने कहा इंटरवल, सबके लिए रिलीफ, सही टाइम पे पिक्चर बंद की उन्होंने। ही इज़ द परफॉर्मर। मेरी तरफ से ऑस्कर अवार्ड उन्हीं को जाना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ मैं इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस के बाद। रेटिंग दूंगा मैं इस फिल्म को 5 स्टार। 5 स्टार इसलिए दूंगा कि एंड में वो चलता फिरता गंजा पहाड़ फिर से आ गया रॉक, और डायरेक्टर ने कह दिया तुम्हें पसंद आई ना आई भाड़ में जाओ, मैं बनाऊंगा फेस फास्ट एंड फ्यूरियस नंबर 11 और तुम फिर भी आ जाओगे बेगैरत बेरोजगारों की तरह। यार मतलब बहादुरी को सलाम, इसी बात के 5 स्टार। अरे यार सलमान भाई की हिम्मत नहीं हुई रेस 4 बनाने की, ये फास्ट एंड फ्यूरियस 11 बनाएगा। ये है भैया, इसको बोलते हैं जिगरा। ना अकल, ना टैलेंट, ना परफॉर्मेंस, ना स्क्रीन प्ले, ना डायरेक्शन पिक्चर का। 11वां पार्ट बनेगा तो बनेगा, इसी बात के, इसी जिगर के। किसी साइंटिस्ट ने, किसी साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा भी है ना, होप इज स्ट्रॉन्गर देन फैक्ट्स, है ना। तो भैया इसी बात पे डायरेक्टर साहब को और इस फिल्म के प्रोड्यूसरों को मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 5 स्टार। कि भाई जिगर चाहिए ऐसी फिल्म के एंड में ये लिखने के लिए कि हम नंबर 11 भी बनाएंगे।